सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। ये जो हमने देखा कि 9 साल पहले ये गमनाक हमें हादसे का सामना रहा, ये जो सानहा पेश आया, जिसका आज तक ज़ख्म ताज़ा है। उन वालिदैन से पूछा जाए, शुहदा की फैमिलीज़ से, तो वो ना तो इस गम को भुला पाए और ना ही हम इसको भुला पाएंगे कभी। इसके बाद जो एक नेशनल एक्शन प्लान तश्कील पाया था, आप समझते हैं कि उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि रवां साल जो एक रिपोर्ट आई है उसमें भी अब तक कई दहशतगर्दी के हमले हो चुके हुए हैं। इनकी रोकथाम मुकम्मल तौर पर हो जाएगी? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो 16 दिसंबर का जो सानहा पेशावर है, मैं समझता हूँ कि पहले तो मुख्तसरन में ज़रा जामिया अंदाज में उसके तमाम पहलुओं को हमें उसका अहाता करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात ये कि दुश्मन ने जो जिस दिन का और जिस टारगेट का चुनाव किया था, वो पहले समझना ज़रूरी है कि इससे ये बात साबित होती है कि जिस दुश्मन से पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम इस वक़्त बरसरे पैकार है, उसका नज़रिया वही है, उसके मकासद वही हैं जो कि उस दुश्मन के थे जिसने मशरिकी पाकिस्तान को 16 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान से जुदा किया था। उसका फ़ॉर्म, उसका बयानिया मुख्तलिफ है, लेकिन उसका मकसद और नज़रिया वही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि उन्होंने मासूम बच्चों को एपीएस के अंदर तकरीबन 150 के करीब बच्चों को मतलब शहीद किया। इससे दूसरा पहलू ये साबित होता है कि जो हमारा दुश्मन इस्लाम का नाम डिस्टॉर्ट करके अपने मज़मूम मकासद इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ हासिल करना चाहता है, वो इस्लाम से उसका कोई दूर का भी वास्ता नहीं है, जो कि बच्चों, मासूम बच्चों, सिविलियन ख़वातीन और बूढ़ों के एहतराम और हिफाजत की ज़िम्मेदारी रियासत के ऊपर आयद करता है। ये 2 बातें करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं आता हूँ तीसरे पहलू की तरफ कि यकीनन उसने पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज, रियासती इदारे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़, इंटेलिजेंस इदारे और कौम को यूनाइट भी किया, गैल्वेनाइज़ भी किया, जिसके नतीजे में हमने फैसलाकुन अंदाज़ में दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत वाज़ेह कामयाबियाँ हासिल की। ये उसका तीसरा पहलू है। चौथा पहलू जो आपके सवाल में भी था कि जनाब नेशनल एक्शन प्लान का क्या बना? तो मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती से आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि 2018 से 22 के दौरान मैं समझता हूँ कि कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ की गई, जिनका खमियाजा हमने बाद में भुगता और अब बहुत बड़ी कुर्बानियाँ और शहादतें दे के हम दोबारा वो कामयाबियाँ देरपा अंदाज में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको कुछ स्ट्रेटेजिक गलतियाँ जिस तरह के इन दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात या उनको पनाह देने या 5000 के करीब जो दहशतगर्द हैं उनको आज़ादी फ़राहम करने जैसी गलतियाँ की गई। तो जिसके नतीजे में उन दहशतगर्दों ने अपने आप को मज़ीद मुनज़्ज़म किया, अपने बयानिए को लेजिटिमाइज़ करने की कोशिश की और अपने अफ़सफ़ों को मज़ीद मज़बूत किया, मज़ीद हथियारों और ट्रेनिंग का फ़ायदा उठाया। साथ ही में अफ़गानिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत आई, पिछले 2.5 साल में बदकिस्मती से उन्होंने भी अपनी आलमी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की और दहशतगर्द तंजीमों को ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग इन तमाम शोबों में बिल्कुल खुल्लम-खुला इजाज़त और आज़ादी दी। जिसके नतीजे में इस वक़्त हम एक बड़े चैलेंज से ओहदा बरा हो रहे हैं। लेकिन इसमें खुशाइंद बात ये है कि इस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत और ख़ुसूसन जो पाक फ़ौज की मौजूदा क़यादत है, जनरल आसिम मुनीर के लीडरशिप में, उनको इस बात का इदराक और एहसास है कि ये गलतियों की तलाफ़ी करने के लिए हमें एक जामिया और हमजहत हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिसमें सिविलियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, सिविलियन इदारे, गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट और साथ ही साथ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का एक मजमूई हिकमत अमली की ज़रूरत है, जिस पे इस वक्त पाकिस्तान के रियासती इदारे, फ़ौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ बैक वक्त कार फरमा हैं। तो उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह हमें
इसके नतीजे में काफ़ी कामयाबियां हासिल हो रही हैं और मुस्तकबिल में ज़्यादा देरपा और फैसला कुन कामयाबियां इस हवाले से हमें हासिल होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।